हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से वेलकम करता हूं। सॉल्यूशन के चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे और उसमें भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कशन कर रहे थे अपन। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नंबर 1 इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर 2 इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी। देखिए ऐसा क्या होता है, पहले इसमें अपन समझते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था वैसे हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? देखो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सबस्टांस का वह टेम्परेचर है जब इसकी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट हो। कोई भी सबस्टांस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट हो, वही टेम्परेचर उस सबस्टांस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कैसे डिफाइन करें? द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस एट विच देयर solid and liquid form present in equilibrium state is known as the freezing point of substance. That means solid और liquid form का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल। वही टेम्परेचर उस सबस्टांस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब क्या हो गया? देखो किसी भी सबस्टांस की लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म किसके इक्विलिब्रियम में हो? सॉलिड फॉर्म के। ऐसा एक टेम्परेचर दें कि कोई सबस्टांस की लिक्विड फॉर्म उसकी सॉलिड फॉर्म कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, या फिर ये कहते हैं दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, समान हो जाए, वही टेम्परेचर उस सबस्टांस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? अब अपनी हेडिंग है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी। फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होती है वो किस वजह से होती है, इसके लिए अपन देखो इसको डिस्कशन करेंगे। अब जैसा कि आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था कि जब कोई प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? उसको हमने कहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक उसी टाइप से जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है। वो जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। देखो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन वोलेटाइल सोलवेंट then their freezing point become decrease. The decreaseness is known as the depression in freezing point. क्लियर है? सिंपल सी डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन ये उठता है ऐसा क्यों? ये प्योर सॉल्वेंट अपने पास देखो, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर रखा है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखा है। देखो आपको पता है वेपर प्रेशर की कहानी आप जानते हो कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर में कमी आती है। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है इस प्योर सॉल्वेंट की कंपैरेटिवली। वेपर प्रेशर जब कम हो जाता है ना, इसीलिए तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आती है, क्योंकि वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म की इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इसकी कम टेम्परेचर पर आएगी। ठीक है? वेपर प्रेशर इसका कम होने की वजह से। इसीलिए जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है और उसी को ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। सपोज एक एग्जांपल लें,
जैसा कि आप जानते हो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर की लिक्विड और सॉलिड फॉर्म जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर जो है उसकी लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? 273.15 केल्विन कहें या 0 डिग्री सेल्सियस कहें। अब यदि आप वाटर में थोड़ा सा NaCl ऐड कर दो तो जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म की इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहा था वो 0 डिग्री सेल्सियस पर अब इक्विलिब्रियम स्टेट गेन नहीं करेगा, वो 0 से भी और कम टेम्परेचर की ओर जाएगा। -1, -2, -3, -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म में आएगा, वो जमेगा, मतलब उसकी बर्फ़ नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा उसको। क्लियर है बात? तो और ये डिपेंड करता है कि वो कितने नीचे और जाएगा माइनस में, ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें NaCl कितना ऐड किया है, सोल्यूट की अमाउंट पर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, न कि नेचर ऑफ सोल्यूट पर। तो इसीलिए तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? अब यदि हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था, यहाँ मैं ले लेता हूँ टेम्परेचर और यहाँ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ की जो नेचर है वो कुछ ठीक वैसी सी आती है। ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। क्यों? क्योंकि इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसलिए उसका कर्व भी ऊपर आएगा। ये नीचे वाला सॉल्यूशन उसका वेपर प्रेशर भी कम है। अब देखो मान लेते हैं कि जैसे ये वो वेपर प्रेशर आ गया, ये पॉइंट वो पॉइंट आ गया कि इस पर इस प्योर सॉल्वेंट का की जो लिक्विड फॉर्म है और इसकी जो सॉलिड फॉर्म है उन दोनों का वेपर प्रेशर बिल्कुल इक्वल हो जाता है। ये वाला टेम्परेचर उसका क्या बोला जाएगा, T नोड F बोलते हैं इसको। क्यों? देखो मैं इसको पॉइंट दे दूं, सपोज दैट ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। पॉइंट A से पॉइंट B की ओर आते हैं अपन तो ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। यहां तो ये किस फॉर्म में है, ये इसकी लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, जो ही पॉइंट B पर आते हैं इस टेम्परेचर पर आते ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से तो इसका वेपर प्रेशर सडनली डिक्रीज होता है। और वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जब लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका वेपर प्रेशर सडनली डिक्रीज हो, सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से। अब यदि अपन सॉल्यूशन के ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को और आगे बढ़ाओगे आप इस प्रकार से तो देखो ये जो है ये भी इसके साथ सपोज दैट यहां पर आकर के मिल रहा है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, TF बोले तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डाटा है ये किसका है, सॉल्यूशन का है, और T नोड F किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। ये जो कंडीशन है यहाँ B से C के बीच में, या मैं ये कह दूं कि B के बाद में जो सॉल्वेंट है ये किस फॉर्म में आ चुका है, सॉलिड फॉर्म में आ चुका है, और C पॉइंट के बाद में सॉल्यूशन भी किस फॉर्म में आ चुका है, सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। क्लियर है बात? अब ये इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, इन दोनों के बीच को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा TF। और ये जो डेल्टा TF होता है इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, T नोड F माइनस TF, माइनस करके इजीली डेल्टा TF, कि ये डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई। ठीक है, सॉल्वेंट का तो इतना था, उसमें हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया। मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर कम है। ये जो टेम्परेचर में जो कमी आई है ना, वही कमी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानी जाती है।
आगे की बात करते हैं। देखो जैसा कि अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि वो मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक वैसे ही यहाँ भी ये जो डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोलिलिटी के। इसको हमने थ्योरेटिकली प्रूव भी कर दिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक के अंदर। क्लियर है कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अपन हटाएं, इक्वल में चेंज करें, तो इसको KF एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो यूज करेंगे KF। जैसे वहां पर क्या यूज किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में KB, वैसे यहाँ KF, वह B बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ F फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये KF है क्या यहाँ पर? जैसे उसमें मैंने कहा था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक वैसे ये क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका भी दूसरा नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इसकी यदि हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ KF, तो इसकी यूनिट भी ठीक वही होती है जो KB की होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसको ये कैसे आई आप उस वीडियो में जाके के चेक कर सकते हैं इजीली। अगली बात, यदि आप इस KF को डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज KF को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम मोलिलिटी को कितना एज्यूम कर लें? 1 एज्यूम कर लें। यदि किसी सॉल्यूशन की मोलिलिटी 1 हो तो उस सॉल्यूशन का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वही उसका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है बात। इफ ए सॉल्यूशन हैव 1 मोलिलिटी देन देयर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो मोलिलिटी 1 का मतलब ये हुआ ना कि मोलिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। मोलिलिटी क्या होती है? इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन kg। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन kg। ठीक है, अब देखिए यदि ये मोल्स 1 ले लूं और सोलवेंट का जो मास है वो भी 1 kg ले लूं, तो ये 1 और ये 1 करने पर मोलिलिटी इक्वल 1 हो जाएगी। मोलिलिटी 1 का मतलब ये है कि 1 kg सोलवेंट में 1 मोल सोल्यूट डिजोल है। तो यदि हम किसी सॉल्यूशन के 1 kg मास में हम 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड कर दें, 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड कर दें, तो वो उसकी मोलिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उस समय उसका जो डेल्टा TF है वो KF के ही इक्वल होता है। क्लियर है? अब ये जो KF है ये भी हमेशा सोलवेंट के लिए ही देखा जाता है, जैसे KB देखा जाता है ना, वैसे ही ये जो KF है ये भी किसके लिए होता है? ऑलवेज डिटरमाइन फॉर सोलवेंट। क्लियर है बात? अब जैसे वाटर है, वाटर का जो KF है ना, KF ऑफ H2O इक्वल टू 1.84 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये भी आप डाटा याद रख सकते हो। अदरवाइज आपको KF की वैल्यू हर सॉल्वेंट की जब भी यूज होती है किसी न्यूमेरिकल में तो आपको ऑलरेडी गिवन होती है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वाटर का आप याद रखना चाहें तो KF याद रख सकते हैं। जैसे वाटर का KB आपको बताया था 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, वैसे KF का डाटा ये होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यदि आप इस फॉर्मूले को चाहो तो थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हो, जिससे आप सोल्यूट का मोलर मास भी कंसिडर कर सको। ठीक है, देखो ये मोलिलिटी जो होती है ना, स्मॉल m, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल। मोल कैसे निकाले जाते हैं? मास अपॉन मोलर मास। यदि मैं सोल्यूट को A और सोलवेंट को B मान लेता हूं, तो बताइए मोल कैसे निकालूंगा? WA/Ma। ठीक है, WA क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। Ma क्या है?
मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास WB हो जाएगा, डिवाइड बाय WB। क्लियर है। बट यदि अपने को ग्राम में दिया हुआ हो ना तो इसको हमें किलोग्राम में ही रखना है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, इस टाइप से। तो अब ये मोलिलिटी का ये जो फॉर्मूला है ये इसमें भी अपन रख सकते हैं। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WA इंटू 1000 डिवाइड बाई MA इंटू WB। ठीक है, आप इसको इससे आप MA भी इजीली कंसिडर कर सकते हो। MA यहाँ ले आओगे तो डेल्टा TF MA की जगह आ जाएगा। तो आप सोल्यूट का मोलर मास भी इजीली निकाल सकते हो। जैसे आपको KB निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक वैसे ही KF निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। KF की वैल्यू थ्योरेटिकली रूप से निकालने के लिए होता है MB इंटू RTF स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल वेपोराइजेशन H। ये वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं। KF निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ MB क्या है, M मोलर मास, B किसका, सोलवेंट का, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, R गैस कांस्टेंट, TF क्या होता है, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर TF, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल वेपोराइजेशन H क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इस प्रकार से KF भी इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है। अब यदि अपन बात करें कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके यूज क्या क्या है, तो देखो एक तो आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया था कि जो कई सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिनका हमें फ्रीजिंग पॉइंट डाउन करना पड़ता है, तो उसमें भी आप कुछ इस टाइप का सोल्यूट ऐड करके उनका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। जैसे आपको बताया था कि जो ज़्यादा ठंडे जो एरियाज होते हैं उनमें जो गाड़ियों के रेडिएटर्स वगैरह हैं उनमें वाटर यूज नहीं करके कुछ स्पेशल प्रकार का कूलेंट यूज करते हैं, जिसमें आपको मैंने एक सोल्यूट बताया था इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल यदि वाटर में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, और उसका एक फिक्स सर्टेन अमाउंट उसमें ऐड कर देते हैं ना, तो वो वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज कर देता है। तो यूजफुल चीज़ है, ठीक है। और इसी टाइप से यदि आप देखना चाहें तो जिन हिल एरिया में जो सर्दियों के दिनों में, विंटर सीजन में जो हेवी स्नोफॉल होता है, तो वहाँ के जो हाईवेज वगैरह हैं वो जाम हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उस स्नोफॉल, जो हेवी स्नोफॉल है उसमें से वहाँ से आइस को हटाने के लिए NaCl वगैरह ऐड किया जाता है, NaCl डाला जाता है। अब ये आप जानते हो इसी का एप्लीकेशन है वो कि यदि आप NaCl ऐड कर दोगे तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम हो जाएगा। तो जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो और कम टेम्परेचर होने पर ही आइस में कन्वर्ट हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि आइस मेल्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर है। इसका एक मैं आपको डाटा बताऊं कि NaCl की एक सर्टेन अमाउंट यदि वाटर में ऐड कर दी जाती है तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यदि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 की एक सर्टेन अमाउंट वाटर में ऐड कर दी जाए तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए ये NaCl और CaCl2 वगैरह उसमें डाल करके उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया जाता है, जिसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की एप्लीकेशंस हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।